जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज करंट अफेयर में हम लेके आए हैं 10 डेज करंट अफेयर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे 1 जनवरी 2026 से लेकर के 10 जनवरी 2026 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे जो भी 10 दिन में डे और डेट्स हुए हैं, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई न्यूज़ रही है, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हुई है, जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं दोस्तों, उन सब से रिलेटेड हम जो करंट इवेंट हुए हैं वो इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम डे डेट से और उनकी थीम से। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले जो है वो देखिए लिखा हुआ है 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया गया? 68th फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ। तो दोस्तों 1 जनवरी 1958 को क्या हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मतलब क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो इस बार जब 2026 में क्या हुआ है? इसकी 68वीं फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस मनाई गई दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआरडीओ के चीफ के बारे में बात करें तो समीर वी कामत जी इसके चीफ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ है? 195th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फूले। ठीक है, तो सावित्री बाई फूले जी का 195वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी 2026 को दोस्तों। ठीक है, सावित्री बाई फूले जी के बारे में बात करें तो ये कौन थी? तो ये दोस्तों पहली महिला अध्यापक रही हैं भारत की। अगर भारत की पहली महिला टीचर के बारे में बात करेंगे तो वो सावित्री बाई फूले को कहा जाता है। ठीक है, इनके पति का नाम की बात करें तो ये ज्योति राव फूले जी की वाइफ थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अभी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी कर दिया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है वो है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को क्या मनाया गया दोस्तों? 9th सिद्ध दिवस। क्या मनाया गया है? 9th सिद्ध दिवस मनाया गया। सिद्ध बेसिकली क्या होता है? तो सिद्ध चिकित्सा होती है दोस्तों। जो जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है उसे सिद्ध चिकित्सा कहा जाता है दोस्तों। तो ये किस उपलक्ष्य में मनाई गई है दोस्तों? तो सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाते हैं ऋषि अगस्त्य। किसको माना जाता है? ऋषि अगस्त्य को सिद्ध चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो उन्हीं की जयंती के तौर पे 6 जनवरी को सिद्ध दिवस के तौर पे हम मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बार के थीम के बारे में बात करें तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। हिंदी में बात कर ले तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध इसकी थीम हो जाएगी इस बार की। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इसको बोलेंगे एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के तौर पे हम 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली इस दिन क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उसी दिन को याद करते हुए प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट डे लिखा हुआ है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात कर ले तो वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम के बारे में बात करें, थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम इसकी क्या रही है? हिंदी। देखिए इसकी थीम लिख लीजिए, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसकी इस बार की थीम रही है दोस्तों। हिंदी में बात करूं तो मतलब हिंदी में इसकी थीम को क्या बोलेंगे? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ये इस बार की थीम रही है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की बात करें कि पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, आयोजन हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1975 में, 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो उसी दिन से फिर ये 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे मनाते हैं। और ऑफिशियली तौर पे 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस दिन की घोषणा की थी एज अ वर्ल्ड हिंदी डे मनाने के लिए। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर की। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है? हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल। तो महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों बन गई है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा कौन है दोस्तों? तो ये इंडिया की हैं, इंडिया की प्लेयर है, जो कि बॉलर है। तो उन्होंने क्या हुआ है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मीगन श्रट को, क्या नाम है? मीगन श्रट। ठीक है,
ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलर है, तो इनको पीछे कर दिया है। इनके विकेटों की संख्या दोस्तों 151 विकेट उन्होंने लिए थे, तो 151 विकेट यानी इन्होंने 152 विकेट लेकर के इनको पीछे कर दिया, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई T20 में। ये याद रखिएगा, फॉर्मेट T20 की बात हो रही है, ना कि ओडीआई की और ना ही टेस्ट में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है T20 में, दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें कौन कौन से विनर्स रहे हैं, वो जो रिकमेंड किए गए हैं वो नाम हम यहाँ पे दिखेंगे। तो पहला मेजर अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया दोस्तों, तो हार्दिक सिंह, क्या नाम है, हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। ये हॉकी के प्लेयर है दोस्तों, हॉकी मतलब जो मेंस हॉकी टीम है उसकी वाइस कैप्टन भी है दोस्तों, क्या है, वाइस कैप्टन है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो अवार्ड है ये मोस्ट प्रोबेबली यही पूछने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके साथ ही इसमें कौन से अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों, मेजर देखिए, अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की राशि में बता देता हूँ, इसमें धनराशि कितनी मिलती है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। कितने दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड के तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार अर्जुन अवार्ड्स कितने लोगों को दिया जाएगा, 24 व्यक्तियों को या 24 प्लेयर्स को दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है उसको देख लेते हैं। दिव्या देशमुख इंपॉर्टेंट नाम है, ये चेस की प्लेयर है। साथ ही साथ इनके साथी हैं विदित गुजराती, ठीक है, ये भी चेस के प्लेयर है, तो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद त्रिशा जॉली हो गई, गायत्री गोपीचंद हो गई, ये भी दोनों बैडमिंटन के प्लेयर है। उसके बाद तेजस्विन अश्विन की बात करें, तेजस्विन शंकर की बात करें, तो ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। और आगे होगी आरती पाल, जो कि योगा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं इनके। आरती पाल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि योगासन के किसी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिव्या देशमुख की बात करूं तो ये पहली महिला बन गई थी वर्ल्ड कप, मतलब चेस का वर्ल्ड कप जीतने वाली दोस्तों, तो इसलिए ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम। तो अभी क्या हुआ है कि सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन जो हो रहा है वो घोगला बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, घोगला बीच इन दीव, ठीक है। तो दीव में क्या है, घोगला बीच नामक जगह है, एक बीच है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। लगभग इसमें 2100 से ज्यादा इसमें प्लेयर्स भाग लेंगे, और इसमें लगभग 8 इवेंट्स कराए जाएंगे, 8 खेल, अलग अलग 8 स्पोर्ट्स कराए जाएंगे दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, वाइल्ड कार्ड एंट्री इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि एक पुरानी प्लेयर थी जिनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू एक मतलब मैच खेलने के लिए बुलाया गया दोस्तों। तो उस प्लेयर का नाम क्या है, वीनस विलियम्स, क्या नाम है, वीनस विलियम। आपने विलियम्स बहन का नाम सुना होगा, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, ठीक है। तो उनकी जो ये छोटी बहन है, ठीक है, तो उनको बुलाया गया, वीनस विलियम्स को बुलाया गया। इनकी जो अभी उम्र है वो 45 ईयर्स की, मतलब ये अभी कितने साल की है, 45 साल की हैं। तो 45 साल की उम्र में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट है वो है 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसका होस्ट कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब इसको कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है दोस्तों, काशी में। काशी कहाँ है, बनारसी में। तो इसका होस्ट याद रखेंगे कि ये जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है वो कहाँ हो रही है, काशी में आयोजित की जा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे सिल्वर मेडल इन एशिया कप हॉकी। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि हॉकी में वुमेन्स का एशिया कप आयोजित किया गया था, जिसमें क्या हुआ है कि सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। और फाइनल में किससे ये हार गई थी, तो देखिए सिल्वर मेडल का मतलब होता है कि दूसरे स्थान पे रही हैं। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों चाइना ने। किसने जीता है, चाइना ने जीता है। चाइना मतलब चाइना ने फाइनल में इंडियन वुमेन्स टीम को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है। आगे आगे देखेंगे तो अगला देखिए है वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL की बात करेंगे, ठीक है। तो WPL की बात कर रहे हैं, तो WPL इस बार का जो हो रहा है, जैसे IPL होता है मेल का, वैसे ही WPL होता है वुमेन का, ठीक है। तो ये लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, इंडिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी के बीच में इसका आयोजन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इसके फॉर्मेट की बात करूँ तो ये कौन से फॉर्मेट खेला जाता है, T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, यानी 20-20 ओवर का ये मैच खेले जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। एक ही एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। वो भी एक्सरसाइज क्या हुआ है कि ताइवान को डराने के लिए कुल मिला के इन्होंने एक्सरसाइज करी है। तो जस्टिस मिशन नाम से, क्या नाम है, जस्टिस मिशन 2025 नाम से अभी एक्सरसाइज करी है, जो कि चाइना ने की है। चाइना की आर्मी का नाम है PLA,
यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इसके द्वारा जस्टिस मिशन 2025 की गई है, जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और नवल एक्सरसाइज दोस्तों, ठीक है। इसमें मतलब कौन कौन सी सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं? चाइना की एयरफोर्स और नेवल, यानी चाइना की नेवी पार्टिसिपेट करती है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं ताइवान के बगल में, मतलब जो ताइवान देश है, ठीक है, उसी के पास में ही ये एक्सरसाइज की जा रही है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस नेचर को दिखाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो पहला अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो दोस्तों चेयरमैन एंड एमडी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एफसीआई, ठीक है। एफसीआई के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी किसको बनाया गया दोस्तों? रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, एफसीआई के बारे में मैं बता दूं, एफसीआई क्या होता है दोस्तों? एफसीआई का मतलब हो गया आपका भारतीय खाद्य निगम, मतलब जो सरकार अनाज खरीदती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं? वो एफसीआई के गोदामों में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो उसी के चेयरमैन बनाए गए हैं वो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। आगे बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार के जो महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, वो किसको नियुक्त किया गया? लव अग्रवाल जी को किया गया है, ठीक है, लव अग्रवाल जी को। आगे बात करेंगे वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो एयर स्टाफ के अभी वाइस चीफ बनाए गए हैं, एयर स्टाफ के वाइस चीफ बनाए गए दोस्तों। तो किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये है एयर मार्शल नागेश कपूर। क्या नाम है? एयर मार्शल नागेश कपूर जी को बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे एंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो दोस्तों अभी हमें पता है कि अमेरिका ने क्या होता है वेनेजुएला में जाकर के ऑपरेशन किया, ठीक है। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम है? ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन का नाम है, याद रखिएगा। तो ये जाकर के इन्होंने ऑपरेशन किया यूएसए की आर्मी ने, ठीक है। एक डेल्टा फोर्सेस है, ठीक, उन्होंने जाकर के वेनेजुएला में घुस करके ऑपरेशन किया, जिसमें क्या होता है कि वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, ठीक है, निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स, उनको उठा लेकर के गए और अपनी जेल में, यूएसए में जाकर जेल में डाल दिया दोस्तों, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वहां की जो वेनेजुएला की सरकार थी, मतलब वेनेजुएला की सरकार का जो प्रेसिडेंट था वो तो चला ही गया, तो कुल मिला के जो फिर वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने एंथनी मतलब कार्यकारी प्रेसिडेंट के तौर पे, कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे डेल्सी रोड्रिगो को चुन लिया। ये एक लेडी है दोस्तों, तो इनको चुन लिया है, ठीक है। तो अभी कोई कार्य मतलब कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये कार्यकारी प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड करंट इवेंट की। तो डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट जो है वो चाइनीज हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब चाइना ने अभी क्या किया है कि हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? YJ-20। क्या नाम है दोस्तों? ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, YJ-20, ठीक है। तो YJ-20 के बारे में बात करें, इसको देखिए एक और नाम है इसका, ईगल स्ट्राइक 20 करके, ठीक है। ईगल स्ट्राइक 20 भी इसका नाम है दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है? 5 मैक्स से ज्यादा है, 5 मैक्स से ज्यादा स्पीड है। एंटी शिप है, यानी ये शिप को मार गिराने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब हो गया ये इसका जो पथ होगा वो मतलब किस पाथ पे ट्रेवल करेगी? ये परवलयाकार पथ पे ट्रेवल करेगी दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि YJ-20 जो है वो किसकी मिसाइल है, किस देश की मिसाइल है और किस टाइप की मिसाइल है, तो ये याद रखेंगे। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर को मार सकती है, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, जो विमान वाहक पोत होते हैं, उनको भी मार गिराने में सक्षम है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल SRQBM। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने क्या हुआ है कि प्रलय नाम से एक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो जो प्रलय मिसाइल है उसके बारे में पूछेगा, तो प्रलय मिसाइल कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। शॉर्ट रेंज का मतलब है इसकी जो रेंज है वो कितनी शॉर्ट है, मतलब कितनी रेंज है इसकी? 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है, मतलब 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है दोस्तों। साथ ही साथ बात की जाए क्वासी बैलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये रास्ते, मतलब ये ट्रेवल करेगी वो परवलयाकार पथ पे ही होगी, लेकिन रास्ते में जाकर के ये अपना मार्ग चेंज भी कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और प्रलय के बारे में क्या और क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो ये DRDO ने बनाई है, ठीक है। और इसका जो मतलब ये जो स्वनिर्मित है, पहली बात तो ये है कि ये भारत ने स्वयं बनाई है। और ये जो है ये कहाँ से लॉन्च की है दोस्तों? तो चांदीपुर उड़ीसा, उड़ीसा में जगह है चांदीपुर, वहां से इसका लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। और ये साल्वो लॉन्च करने में माहिर है। साल्वो लॉन्च क्या होता है दोस्तों? साल्वो लॉन्च,
तो ये एक लॉन्च है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब एक के बाद एक मिसाइल फायर होती है, ठीक है, जिसको धड़ाधड़ हमला करना भी कहते हैं या एक साथ गोलाबारी करना भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये साल्वो लॉन्च कहलाता है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र को पाने वाले सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र के जो आर्मी ऑफिसर रहे हैं या कोई भी सैनिक रहा है उनका नाम पूछ रहा है। तो अरुण खेत्रपाल, क्या नाम है इनका, अरुण खेत्रपाल, ठीक है। इनकी पोस्ट के बारे में बात करूं तो सेकंड लेफ्टिनेंट रहे हैं, क्या है, सेकंड लेफ्टिनेंट रहे हैं। तो महज 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया, वो भी वीर गति को प्राप्त होने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बसंतर यानी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, ठीक है। तो 1971 में जब युद्ध हुआ तो वेस्टर्न फ्रंट पे क्या हुआ कि बैटल ऑफ बसंतर लड़ा गया। बसंतर नदी के किनारे सकड़गढ़ सेक्टर पे इनका युद्ध होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या हुआ, अकेले ही दम पे पाकिस्तानियों के कई पैटर्न टैंक्स को मतलब हमले में गिरा दिया, ठीक है। तो ये अरुण खेत्रपाल भी एक टैंक में ही थे, ठीक है। तो इनके टैंक का नाम भी देखिए पूछ लिया जाता है। तो इनका जो टैंक था सेंचुरियन टैंक था, ठीक है। क्या नाम था, देखिए नाम तो ये सेंचुरियन टाइप का टैंक था जिसका नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो याद रखिएगा, फामागुस्टा। क्या नाम था, फामागुस्टा टैंक था, ठीक है। तो इसी के दम पे उन्होंने कम से कम 10 से ज्यादा टैंक इनके मार गिराए और अंतिम में फिर क्या होता है कि एक एक गोला करके इनके टैंक में लगता है, जिससे क्या होता है ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो महज 21 वर्ष की उम्र में ही इनकी इनको वीरगति को प्राप्त होते हैं और तभी जा करके इनकी जो अदम्य साहस था उसी के दम पे इन्होंने परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, अरुण खेत्रपाल जी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी इन पे देखिए 21 नाम से मूवी भी आई हुई है, ठीक है, जो कि आने वाले सबको देखनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, ठीक है। तो भारत में क्या हुआ है कि हाल ही में सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। उस परीक्षण का नाम क्या है, उस मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों, K4 नाम है। क्या नाम है, K4 नाम है। तो K4 कैसी मिसाइल हो गई, सबमरीन लॉन्च, मतलब इसको सबमरीन से लॉन्च, सबमरीन क्या होती है दोस्तों, जो पानी के अंदर चलती है, तो वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है परवलयाकार पथ पे जाएगी, ठीक है। और इसकी रेंज की बात करें दोस्तों तो इसकी रेंज जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर ये मार कर सकती है। और इसको INS अरिघात से लॉन्च किया गया है, किससे, INS अरिघात, INS अरिघात से इसको लॉन्च किया गया है। तो INS अरिघात क्या, एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है दोस्तों, ठीक है। इंडियन नवल शिप है अरिघात, ठीक है, जो कि पानी के नीचे चलती है, वहां से इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, K4 जो है वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है। तो इंडिया ने अभी क्या हुआ है, हाल ही में पहला स्वनिर्मित डिजाइन पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण को रोकने वाला जहाज बनाया है दोस्तों। उसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। क्या नाम है उसका, समुद्र प्रताप नाम से बनाया है। और ये किसको समर्पित है, मतलब किसको दिया गया है, कौन सी सेना को, तो इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, IC इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है, ICGS मतलब इसका टाइटल हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इसको इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा है। और ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया दोस्तों। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट याद रखिएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर पानी में जो समुद्र वगैरह में है उसमें अगर कोई तेल वगैरह फैल जाता है, ऑयल वगैरह का लीकेज होकर फैल जाता है, तो इसको वो कंट्रोल करने में सक्षम है ये जो जहाज है, ठीक है। तो याद रखेंगे, समुद्र प्रताप नाम से ये याद रखेंगे। आगे आगे देखते हैं, तो अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2026 एज द, तो जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने 2026 को कैसा डिक्लेयर किया है, उन्होंने 2026 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ठीक है दोस्तों। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी ने क्या है 2023 से लेकर के 2032 तक, ठीक है, ये जो दशक है इसको डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है, मतलब चेंज का एक दशक बोला गया है कि इसमें जो इंडियन आर्मी कई सारे चेंज करेगी, मतलब जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है, ठीक है, अब नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए वेपन्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे मॉडर्न किया जा सकता है और उसको कैसे अपने मतलब में यूज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो 2026 को कैसा डिक्लेयर किया गया, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है चाइनीज पीपुल लिबरेशन आर्मी, PLA। देखिए जो चाइना की आर्मी है उसको PLA कहा जाता है, ठीक है। नेवी ऑफिशियली कमीशनड द लाउदी, ठीक है, हल 176। तो दोस्तों PLA जो मतलब चाइना की नेवी है उसने क्या हुआ, एक नया
लाउडी नाम से एक लॉन्च किया दोस्तों। ये पूछा ये है क्या बेसिकली, ठीक है। अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, तो ये जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोस्तों। ये क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इसकी बात की जाए तो एक तो पहले तो ये नेवी से रिलेटेड है, मतलब एक जहाज है ये, ठीक है। क्या है? एक जहाज है जो कि युद्ध, मतलब ये अटैक कर सकता है। और ये ऐसा अटैक कर सकता है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं जाकर के किसी भी चीज को, किसी भी जहाज को डुबो सकता है, या किसी भी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको डुबो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी के लिए पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लाउडी क्या है, ठीक है। ये किस किस कंट्री का है और ये क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये एक जहाज है बेसिकली, जो कि आक्रमण करने के काम आता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है, भारतीय सेना ने जनवरी 2026 में पुणे स्थित रक्षा निर्माता नाइबे लिमिटेड, ठीक है, नाइबे लिमिटेड के साथ लगभग 293 करोड़ के एक महत्वपूर्ण अनुबंध के तहत सेना को सूर्यास्त्र, क्या नाम है? सूर्यास्त्र नामक उन्नत रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डील की है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है, इंडियन आर्मी ने, ठीक है, किसने करी? पहले तो इंडियन आर्मी याद रखेंगे। इंडियन आर्मी ने क्या किया है, नाइबे लिमिटेड, एक पुणे की कंपनी है नाइबे लिमिटेड, उसके साथ मिलकर के 293 करोड़ रुपए की डील करी है सूर्यास्त्र निर्माण करने की। तो सूर्यास्त्र क्या, बेसिकली सूर्यास्त्र जो है वो रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। क्या है? रॉकेट लॉन्चर, मतलब इसकी मदद से क्या हो सकता है, रॉकेट और मिसाइल वगैरह को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। तो इसकी डील करी, इसको बनाने की डील करी है। अच्छा, इसकी मारक क्षमता की बात करें, कितनी दूर तक की ये मार कर सकता है, मतलब कितनी दूर तक रॉकेट वगैरह छोड़ सकता है, तो 150 से 300 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 150 से 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है दोस्तों। और ये स्वनिर्मित है, ठीक है, ये खुद ही, क्योंकि नाइबे जो कंपनी है वो भारत की है, तो उसके द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जो नाइबे कंपनी ने जो टाइप किया है वो इजरायली कंपनी के साथ टाइप किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, नाइबे कंपनी ने, इजरायली कंपनी है दोस्तों, ठीक है, एल्बिट सिस्टम करके, क्या नाम है? एल्बिट सिस्टम्स करके इजरायली कंपनी है, इसके साथ मिलकर के ये सूर्यास्त को बनाएगी दोस्तों। और ये जो बनाया जाएगा वो मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिससे कि ये स्वनिर्मित कहलाएगी दोस्तों। तो ये याद रखिए, सूर्यास्त क्या हो जाएगा, ये रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी हैज ऑफिशियली रेज्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड भैरव, ठीक है, ए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन स्पेशल फोर्स स्पेशलाइज इन ड्रोन इनेबल्ड वॉरफेयर, ठीक है, एंड हाई स्पीड ऑफेंसिव ऑपरेशंस। तो इंडियन आर्मी ने दोस्तों क्या किया है, अभी एक नई यूनिट तैयार करी है भैरव नाम से, एक नई फोर्स तैयार करी है। किस नाम से? भैरव नाम से तैयार करी है दोस्तों। और ये जो है ये हाईली ट्रेंड है टेक्नोलॉजी, मतलब ये तकनीकी आधारित फोर्स है, मतलब ये तकनीक पे काम करते हुए युद्ध लड़ेगी। बेसिकली ये क्या है, ड्रोन इनेबल्ड वॉरफेयर, मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली ये ड्रोन चलाएगी, ठीक है, ड्रोन चलाने का काम करेगी। तो ऐसा कुल मिला के 15 भैरव बटालियन बनाई गई है, जिसमें कि 15 भैरव बटालियन में लगभग 1 लाख सोल्जर इसमें भर्ती किए गए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुल मिला के ऐसे ही काम करने वाली, मतलब ये जो है ये ड्रोन युद्ध हो गया या तेज गति वाले आक्रामक ऑपरेशंस के लिए ये समर्पित है दोस्तों। तो ये याद रखें, जो भैरव यूनिट है वो इंडियन आर्मी की है और ये ड्रोन चलाने के लिए काम में आएगी। और ये जो बेसिकली तैनात की जाएगी वो चीन बॉर्डर हो गया, जो चाइना बॉर्डर है और जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे इसकी तैनाती की जाएगी दोस्तों, ठीक है। और इसका जो पहली बार जो डेब्यू कराया जाएगा, मतलब ये पहली बार जो लोगों को देखने को मिलेगी वो 15 जनवरी को जो आर्मी डे परेड हो रही है, 15 जनवरी को आर्मी डे परेड जो हो रही है, जो कि जयपुर में होने वाली है, वहां पे इसका डेब्यू होगा, ठीक है। पहली बार ये देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने तेजस, ठीक है, तेजस इंपॉर्टेंट है, हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ बनाई है। तो दोस्तों तेजस को क्या हुआ है, 25 साल हो गए हैं। तेजस जो कि HAL मतलब स्वनिर्मित है, भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके 25 साल पूरे हो गए दोस्तों। तो इसने जब पहली उड़ान भरी थी, तो दोस्तों पहली उड़ान कब भरी थी? 4 जनवरी 2001 को पहली उड़ान इसने भरी थी बेंगलुरु से, ठीक है। अभी 2026 चल रहा है, तो कुल मिला के 25 साल हो गए हैं, ठीक है। तो सिल्वर जुबली के तहत इसने क्या हुआ है कि अपनी का मतलब वर्षगांठ, मतलब एनिवर्सरी मनाई है। तो ये याद रखिए, तो तेजस है वो, पहली बात तो LCA है और इसको 25 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है, 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे परेड में भारत अपनी बढ़ती समुद्री मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, देखिए लॉन्ग रेंज की बात हो रही है, तो मतलब इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो लगभग इसकी स्पीड 10 मैक है। 10 मैक का मतलब हो गया ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी है? हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, मतलब ध्वनि की गति से 10 गुना तेज इसकी गति होने वाली है, ठीक है।
तो इसका पहली बार जो प्रदर्शन किया जाएगा वो 26 जनवरी 2026 की परेड में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये कैरियर किलर के रूप में भी जानी जा रही है, कैरियर किलर। ठीक है, जो विमान वाहक पोत है, ठीक है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, जैसे YJ-20 हमने देखा था ना, तो वैसे ही ये कैरियर किलर के तौर पे जानी जा रही है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों समिट के बारे में। ठीक है, जो सम्मेलन वगैरह हुई है, कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है, उसमें हम उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों की एक बैठक हुई है दोस्तों, वो कहाँ हुई है, वो गुवाहाटी में हुई है। कहाँ हुई है, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों, असम में। ठीक है, असम राज्य में गुवाहाटी है, वहां पे इनकी बैठक हुई है, कपड़ा मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, और ये 8 से 9 जनवरी के बीच में हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसकी थीम इंपॉर्टेंट थीम याद रखिएगा, इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। ठीक है, हिंदी बात करें तो भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम। ठीक है, ये इसकी हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं 52nd G7 समिट। ठीक है, तो G7 का समिट इस बार जो 2026 में आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो वो फ्रांस के शहर एवियन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एवियन में, फ्रांस के शहर पे इसका आयोजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो G7 की बात करें तो G7 में कितने देश हो गए दोस्तों, जैसा कि 7 हैं, 7 देश में हो जाते हैं। कौन कौन 7 देश हैं, देश कौन कौन से, यूरोप में बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपके देखने को मिलेंगे, फ्रांस हो गया एक तो, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया यानी, और इटली हो गया। ठीक है, और अब फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आपका कौन कौन हो गया, यूएसए हो गया और कनाडा हो गया, और एशिया में बात करें तो जापान हो गया। कितने हो गए, 4 3 7 हो गए। तो ऐसे ये 7 जो देश हैं वो G7 के मेंबर हैं, और इस बार की बैठक जो हो रही है वो एवियन फ्रांस में कराई जा रही है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर। तो राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर जो 2026 है इसका आयोजन कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मतलब जो खाद्य मंत्रालय उसके द्वारा इसका आयोजन कराया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन इनॉग्रेट्स थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ आयोजन हुआ, उसका न्यू दिल्ली में उसका आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी। ठीक है, इनके द्वारा इसका आयोजन, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट समिट लिखा हुआ है, भारत ने विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक, ठीक है, बहुक्षेत्रीय, हिंदी में इसका मतलब है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण की मेजबानी करी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि बिम्स्टेक का है उसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों भारत के शहर विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो इसका यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं दोस्तों, 7 सदस्य हैं। 7 कौन कौन से हो गए, B से बांग्लादेश हो गया, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से सिंगापुर, T से थाईलैंड हो गया। इसके अलावा 2 कंट्री और हो गए, भूटान और नेपाल, भूटान हो गया और नेपाल हो गया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 6 जून 1997 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे हम इंपॉर्टेंट रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो रैंकिंग है वो दोस्तों लिखी है ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो जो भारत की रैंकिंग है इसमें वो तीसरे स्थान पे है, मतलब भारत जो आता है ग्लोबल अर्थ रिजर्व को रखने के मामले में वो तीसरे स्थान पे आता है। मतलब जो सबसे ज्यादा ग्लोबल जो रेयर अर्थ रखता है दोस्तों वो पहले नंबर पे चाइना है, चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो ब्राजील आता है दोस्तों। ठीक है, दूसरे नंबर पे ब्राजील आता है और तीसरे नंबर पे भारत आता है दोस्तों। ठीक है, चाइना के बारे में बात करें तो लगभग लगभग इस पे 44 मिलियन 44 मिलियन टन के रेयर अर्थ रिजर्व है। ब्राजील के बारे में बात करें तो लगभग इसका आधा, लगभग 21 मिलियन टन के रिजर्व इसके पास हैं। और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के पास लगभग 6.9 मिलियन टन। ठीक है, इतना लगभग रिजर्व जो रेयर अर्थ का है वो इसके पास है वर्ल्ड का। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर विश्व के बारे में बात करें तो लगभग 6 से 7% जो रिजर्व है वो भारत अपने पास रखता है। तो ये दोस्तों रेयर अर्थ होते क्या है, रेयर अर्थ तो जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की या जो चिप बनाते हैं वो सब ये सब चीजें बनाने की ये काम आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें ये सब काम में लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये लगभग तीसरे स्थान पे आता है रिजर्व रखने के मामले में। लेकिन अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें, मतलब रिजर्व का मतलब हो गया कि ये जमीन के नीचे
इतना रिजर्व पाया जाता है, लेकिन कितना हम निकाल पाते हैं? तो निकालने की स्थिति के बारे में बात करें तो इंडिया 7वें नंबर पे चला जाता है। इसका उत्पादन जो कर पाता है इंडिया, वो लगभग, उसके बारे में बात करें तो ये 7वें नंबर पे पहुंच जाता है। लगभग लगभग ये 2900 टन निकाल पाता है, 2900 टन निकाल पाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन, इसी प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो चाइना इसमें भी नंबर 1 पे है। कितना? चाइना लगभग लगभग 2,70,000 टन हर साल निकालता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया 7वें नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है। और रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो पहले नंबर पे चाइना हो गया और इंडिया की रैंकिंग तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में एक रैंकिंग आई है दोस्तों। ठीक है, इंडिया में टॉप सिटीज वुमेन के मामले में, मतलब उनका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस का कल्चर है, वो उसके मामले में सबसे अच्छा जो सिटी पाई गई है वो दोस्तों बेंगलुरु पाई गई है। क्या नाम है? बेंगलुरु पाई गई दोस्तों। पहले नंबर पे बेंगलुरु हो गए, दूसरे नंबर पे चेन्नई है, तीसरे नंबर पे पुणे है दोस्तों। ठीक है, और ये जो रैंकिंग जारी करी है वो अवतार ग्रुप, एक अवतार ग्रुप करके है। ठीक है, अवतार ग्रुप करके एक कंपनी है। ठीक है, उसके द्वारा ये जारी करी गई है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगला देखिए लिखा हुआ है बेस्ट स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है फाइनेंशियल 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 मार्च 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के बीच में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए या आने, अभी जो आने वाले की संभावना है, वो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से वो कहाँ आएगा? आंध्र प्रदेश में आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, लगभग लगभग अगर बात की जाए तो इस दौरान जो इंडिया में टोटल आने की उम्मीद है दोस्तों, वो लगभग लगभग 26.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतने इतने की बात हुई है, इतना इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई है, जिसमें अकेले जो अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग लगभग 25%, लगभग 25% कितना? 6.73 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अकेले आंध्र प्रदेश में आएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो ओडिशा में आएगा दोस्तों, और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो महाराष्ट्र का नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो पहले नंबर पे आएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ठीक है, तो विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक करता देश अभी हाल में कौन बन गया है दोस्तों? इंडिया बन गया है। ठीक है, इंडिया ने सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करके इस बार विश्व में दिखाया है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों जाहिर सी बात है, दूसरा नंबर जो होगा वो चाइना, चाइना को पास करके इंडिया अभी नंबर 1 बन गया है चावल के उत्पादन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में दोस्तों। तो अवार्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो पहला अवार्ड लिखा हुआ है संगीत कलानिधि अवार्ड। ठीक है, संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 किसको दिया गया दोस्तों? कर्नाटिक वायलिनिस्ट आर के श्रीराम कुमार। ठीक है, तो ये कर्नाटिक म्यूजिक के वायलिन बजाने वाले हैं, जो कर्नाटिक म्यूजिक है दोस्तों। ठीक है, वहां पे वायलिनिस्ट रहे। वायलिनिस्ट मतलब क्या हो गया? जो वायलिन को बजाते हैं। ठीक है, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये बेसिकली साउथ इंडिया से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में ज्यादातर गाया जाता है। बाकी दूसरा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो उत्तर, मतलब उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का ये माना जाता है, उसका ओरिजिन नॉर्थ इंडिया माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखिए अवार्ड लिखा हुआ है बेस्ट इंटरनेशनल मिलिट्री स्टूडेंट्स अवार्ड। तो ये किसने जीता है दोस्तों? कमांडर अखिल नायर ने। किसने जीता है? कमांडर अखिल नायर से। और ये किस भारतीय सेवा में है? इंडियन नेवी में दोस्तों। ठीक है, इंडियन नेवी के कमांडर है दोस्तों। तो इन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल मिलिट्री स्टूडेंट अवार्ड जीता है। कहाँ पे जाकर गए? फिलीपींस में जाकर। ठीक है, कहाँ गए थे ये? फिलीपींस गए थे, वहां पे इनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया दोस्तों। आगे बात करेंगे बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो अंग दान, मतलब शरीर का शरीर में अलग अलग जो अंग होते हैं उसको दान करने के लिए 2025 में सबसे मतलब बेस्ट अवार्ड किसको मिला? मतलब सबसे ज्यादा जो अगर अंग दान हुए हैं वो कहाँ पे हुए दोस्तों? तो इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में दान किए गए हैं, इसीलिए इसको बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मान किया गया है। इसमें अगर बात करें तो 2025 में इनके यहाँ 267, लगभग 267 लोगों ने अंगदान किया दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात करें तो तेलंगाना आता है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो कर्नाटका आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 98th एकेडमी अवार्ड्स इंडियन मूवीज इन नॉमिनेशन। तो ऑस्कर अवार्ड, देखिए एकेडमी अवार्ड्स का दूसरा नाम ऑस्कर अवार्ड भी है। तो इसके लिए इंडिया की तरफ से कौन सी नॉमिनेट की गई मूवी? तो देखिए ऑफिशियल तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट ने भेजी है दोस्तों, वो होम बाउंड भेजी है। कौन सी मूवी भेजी है? होम बाउंड भेजी है ऑफिशियली तरीके से। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, मतलब क्या होता है कि हर देश से एक ही मूवी जा सकती है। तो इंडिया ने जो भेजी है वो होम बाउंड भेजी है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सबमिशन होता है, मान लीजिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो मैंने मूवी बनाई है वो मेरे लिए अच्छी है, मतलब मुझे लगता है कि इसको ऑस्कर मिलना चाहिए, तो मैं भी क्या हो सकता है, मैं भी वहां पे लॉस एंजलिस जगह है, वहां पे जाके अपनी मूवी चलाते हैं दोस्तों। तो अगर जाकर के वहां पे वो सिलेक्ट कर ली जाती है
तो फिर वो भी नॉमिनेशन के लिए काउंट की जाती है। तो अगर इंडिपेंडेंट सबमिशन की बात करें तो 2 मूवी गई हैं, एक गई है कंतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 गई है दोस्तों, और दूसरी मूवी आपकी तानवी द ग्रेट गई है दोस्तों। तो ये भी यहाँ नाम याद रखेंगे कि ये 2 मूवी गई है इंडिपेंडेंट सबमिशन के तौर पे गई हैं, और भारत की तरफ से जो भेजी गई है वो होम बाउंड भेजी गई है ऑस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है, अभी इनका नॉमिनेशन होगा, फिर इसमें से छांटी जाएंगी बेस्ट फिल्म, छांटी जाएंगी, बेस्ट फीचर फिल्म का फिर अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला अवार्ड जो लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ ओमान द सल्तनत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ओमान का ये अवार्ड दिया गया दोस्तों, किसको मिला है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी, हाल ही में इनकी यात्रा हुई थी मस्कट में, यानी ओमान की राजधानी मस्कट में इनकी यात्रा हुई थी, वहां पे इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, इनसे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो उसमें कवर करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसेक्ट्स विद लीगल राइट। तो विश्व में पहला ऐसा कीट बन गया है जिसको कानूनी अधिकार मिले हैं, मतलब समझ लीजिए कोई ऐसा कीड़ा है, ऐसी कोई कीट है, ऐसा मतलब विश्व का पहला बन चुका है जिसको लीगल कानूनी अधिकार मिले हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है अमेजियन अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज। ठीक है, क्या नाम है? देखिए अमेजन की जंगल से, ठीक है, यहाँ बात हो रही है अमेजन की जंगल से। ठीक है, अमेजनियन, ठीक है, स्टिंगलेस, स्टिंगलेस का मतलब हो गया जिसका डंक नहीं होता, जिसपे डंक नहीं, मतलब अमेजन की जंगल में पाई जाने वाली स्टिंगलेस, मतलब जिसके पास डंक नहीं होता, बीज, बीज मतलब हो गया मक्खी। ठीक है, तो ये मक्खी है दोस्तों, इसको पहला ये इंसेक्ट बन गई है जिसको लीगल राइट मिला है। और ये किस देश ने दिया दोस्तों? तो साउथ अमेरिकन कंट्री पड़ती है, क्या? पेरू। पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसने ये अवार्ड, ये जो लीगल राइट्स है इसको दिए हैं दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, बिहार प्रपोज भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बिहार ने क्या किया, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व बनाने का प्रपोजल दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी प्रपोजल दिया, अभी बनी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए एक प्रपोजल दिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इंडिया रिकॉर्डेड 166 टाइगर डेथ, ठीक है, इन 2025। ठीक है, तो भारत ने क्या हुआ है कि 2025 में 166, लगभग 166 टाइगर्स की डेथ, मतलब टाइगर्स की मृत्यु हो गई है भारत में। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, टाइगर का राज्य बोला जाता है, उसमें सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिली है, लगभग 55, मतलब 166 में 55 जो टाइगर की मृत्यु हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है गैलेक्सी फ्रॉग। गैलेक्सी फ्रॉग या इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो क्या है? मिलानो बात्राकुस इंडिकस। ठीक है, इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, अनएथिकल फोटो टूरिज्म साइटेड एज अ थ्रेट। तो ये नाम याद रखिएगा, ये जो गैलेक्सी फ्रॉग है दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्थानिक हैं वेस्टर्न घाट्स, जो केरला के वेस्टर्न घाट्स के ये निवासी, मतलब ये जो मेढक है, गैलेक्सी मेढक जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन पे क्या है, आजकल जो है जो फोटोग्राफर हैं वो, मतलब कुल मिला के इनकी जान को खतरा हो चुका है, मतलब ये धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एक वजह बताई गई है, एक जो इनको थ्रेट दिया गया है वो ये है कि फोटोग्राफर क्या होता है, इनको कैप्चर करने के लिए, इनकी फोटो लेने के लिए इनके पास जाते हैं और इनका घर को नष्ट कर देते हैं। भाई ये तो ऐसा तो है नहीं खुले में रहते हैं, भाई कहीं बिल में रहते हैं या फिर कुछ पानियों में रहते हैं, या कुछ जो मान लीजिए कुछ अगर पेड़ के पास, पेड़ में जो रहता है ना वहां आसपास बना के रहते हैं, तो ये क्या जाते हैं वहां पे जाके उसको उजाड़ देते हैं, फिर वहां पे जाकर के ये फोटोग्राफी करते हैं, जिनसे क्या होता है कि ये इनकी धीरे धीरे संख्या में कमी आती जा रही दोस्तों। तो ये भी याद रखिए। गैलेक्सी फ्रॉग की बात करें तो इनकी जो जो त्वचा होती है ना वो नीले सफेद धब्बे होते हैं। ठीक है, तो रात जब होती है ना तो रात में ये लाइट अगर इन पे पड़ती है तो ये आकाश गंगा जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको गैलेक्सी फ्रॉग भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, कर्नाटका के विजयनगर जिले में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ यानी सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा सैंडलवुड लेपर्ड अभी हाल में कहाँ देखने को मिला है, तो विजयनगर जिले में देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, बेसिकली इसका जो शरीर है ना वो हल्का लाल गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, लाल गुलाबी कलर का होता है, इसलिए इनको एक स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी इनको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो लिखा हुआ पॉइंट लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, जो कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों इसमें हाल ही में क्या हुआ था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने क्या हुआ था, इस पे रोक लगा दी थी। रोक क्यों लगाई थी? क्योंकि यहाँ पे एक एक जाति पाई, मतलब एक वाइल्ड लाइफ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, व्हाइट बेलीड हिरॉन। ठीक है, व्हाइट बेलीड हेरॉन, मतलब सफेद
सफेद पेट वाले बगुले पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनका ध्यान नहीं दे करके इन्होंने क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में ये जल विद्युत परियोजना का शुरुआत करने वाले थे। तो अभी क्या हुआ कि जो पर्यावरण मंत्रालय उसने इस पे रोक लगा दी, ठीक है। लेकिन हाल ही में अभी क्या हुआ कि अभी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि जो व्हाइट बेलीड हिरन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर नदी की बात करें तो ये जो परियोजना है किस नदी पे बन रही है, लोहित नदी पे। कौन सी नदी है, लोहित। लोहित नदी पे ये परियोजना बन रही है। और इनको मतलब इनका ध्यान नहीं रखा गया था कुल मिला के, ठीक है। तो ये बगुले हैं, ठीक है भाई। इनका भी संख्या बहुत ही कम है, अगर इनको भी बचाएंगे नहीं तो फिर ये एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका ध्यान नहीं रखा गया था, इस वजह से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस पे रोक लगा दी थी, लेकिन अभी अब मंजूरी दे दी है, ठीक है। आगे बात करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम डायरेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट टू विथड्रॉ फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्या हुआ है कि हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन किया, एक मेमोरेंडम साइन किया, जिससे क्या होगा कि यूएसए जो है 66 अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उससे बाहर निकल रहा है। कुल मिला के अब जिसका जो सदस्य होता था अब वो बाहर निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। जिसमें से 31 जो मतलब 66 में बात करें तो 31 जो है वो यूएन के ही अलग अलग संगठन है, और 35 जो है वो नॉन यूएन है। 35 जो है वो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे बाहर निकल रहे हैं, एक हो गया है UNFCCC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए ये इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि पेरिस समझौता हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसी के अंतर्गत आता है। तो ये इनसे भी बाहर निकल के आ गए। उसके बाद यूएन नक्टाड सुना होगा, UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनसे बाहर हो गया। और एक इंडिया के द्वारा जो बनाया गया था अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया फ्रांस के द्वारा मिलकर के बनाया गया था, ठीक है, सौर ऊर्जा पे काम करने के लिए। इससे भी ये बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आईसे का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है, ठीक है, अपना जो गुरुग्राम है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो इससे भी ये बाहर निकलने का इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग में बात करेंगे तो भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा, ठीक है, नागौरी अश्वगंधा अश्वगंधा जो कि नागौर जिला पड़ता है राजस्थान का, वहां पे इसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया, मतलब जीआई टैग दिया गया, मतलब, ठीक है। मतलब नागौरी अश्वगंधा जो है जो कि नागौर का है, उसको अब जीआई टैग मिल गया है। तो ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक तरह से औषधि के तौर पे काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। तो अभी क्या हुआ है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 को नया एक्ट आया है, कुछ एक नया कानून बना है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ है कि ये तंबाकू उत्पादों पर क्या हुआ, जो तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी 2026 से लागू नए जीएसटी और संबंधित कानून होंगे। मतलब इसके जो कानून के तहत जो तंबाकू से रिलेटेड उत्पाद हैं, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा, सिगरेट, पान मसाला है, गुटखा हो गया, है ना। तो इन पे क्या है, जीएसटी बढ़ा दी गई है दोस्तों। पहले जीएसटी कम थी, अभी इन पे 40% जीएसटी कर दी है, ठीक है। सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, ठीक है, गुटखा हो गया। लेकिन केवल जो बीड़ी है दोस्तों, इनको अलग रखा गया है। बीड़ी पे केवल और केवल 18% जीएसटी दोस्तों, ये याद रखेंगे। बीड़ी पे 18% है, बाकी सिगरेट, पान मसाला पे 40% का जीएसटी कर गया है दोस्तों। मतलब पहले ये ओल्ड एक टैक्स था, जीएसटी कंपनसेशन सेस हुआ करता था, इसको हटा करके नया टैक्स लाया गया, हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया गया, ठीक है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो बढ़ाया जा रहा है, ये क्यों बढ़ाया जा रहा है कि अब रेवेन्यू, मतलब इनको राजस्व में बढ़ोतरी चाहिए, मतलब राजस्व ज्यादा चाहिए, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान ज्यादा हो। मतलब कह रहे हैं कि अगर ये गुटखा को महंगा कर देंगे तो अब पब्लिक मतलब कम यूज करेगी, जिससे कि पब्लिक हेल्थ सुधरेगी, ठीक है। उनका कहने का ये मतलब है। और अगर मान लीजिए जो खरीद रहा है तो उससे क्या होगा, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे, जिससे कि सरकार को आमदनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 7.2% यूएन। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, ठीक है, तो ये कब से शुरू होता है, ये होता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2000, ये वाला फाइनेंशियल ईयर है। तो इस पूरे साल में जो प्रोजेक्ट, मतलब जो भारत की ग्रोथ रेट बताई गई है, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताई गई है 7.2 रहने वाली है, लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा बताई गई वो 7.4 रहने वाली। तो एग्जाम पूछ लिया जाता है कि बताइए यूएन के द्वारा कितनी ग्रोथ रेट बताई गई, भारत की गवर्नमेंट के द्वारा कितनी बताई गई, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में। तो पहला फेस्टिवल जो लिखा हुआ है, फ्रॉम दिसंबर 29 2025 टू जनवरी 2026, अरुणाचल प्रदेश होस्टेड फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल, ठीक है, टू सेलिब्रेट द नेशंस
अर्लीस्ट लाइट। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, उसने पहला सनराइज फेस्टिवल मनाया दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे पहले जो नया साल न्यू ईयर मनाया जाता है, जो सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य का उदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। तो दिन कहाँ सबसे पहले होगा, यही होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जिला है डोंग विलेज, कौन सा है, डोंग विलेज पड़ता है अंजा डिस्ट्रिक्ट में, अंजा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो वहां पे ये सबसे पहले देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले देखा जाता है। लगभग अगर बात करें तो 5:50 जब हमारे यहाँ अंधेरा हो रहा होता है, तब इनके यहाँ सनराइज हो जाता है, ठीक है। सनराइज का अगर टाइम मैं बताऊं तो 5:50 पे इनके यहाँ सूर्य दिख जाता है सुबह के, ठीक है। तो सबसे यहाँ पहले इन्होंने क्या हुआ, सनराइज मनाया है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में और बात करूं तो ये जो एक कम्युनिटी है वहाँ पे, इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, मेयर और मिसमी, ठीक है, क्या नाम है, मेयर जनजाति हो गई और मिशमी, ये दो कम्युनिटी है दोस्तों, इनके द्वारा भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया गया, मतलब इन्होंने ये बनाया गया। तो वहां पे इन्होंने एक परफॉर्मेंस रखा है, आलू प्रभात, आलो आलो करके, आलो प्रभात परफॉर्मेंस, ठीक है, एक डांस परफॉर्मेंस है ये, यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं 78 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, ठीक है। तो 78वें विश्व का सबसे लार्जेस्ट ओपन एआई कह रहा हूँ, एयर ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो है, जो कि है कौन सा, धनु यात्रा, कौन सी है, धनु यात्रा मनाया गया दोस्तों। ये कहाँ मनाया गया, तो ये बारगढ़ उड़ीसा में मनाया गया, कहाँ मनाया गया, बारगढ़, बारगढ़ उड़ीसा में मनाया गया दोस्तों। तो इस यात्रा में क्या होता है बेसिकली, तो ये जो पूरा जो टाउन है, बारगढ़ का टाउन है, पूरी तरीके से मथुरा के तर्ज पे सजा दिया जाता है, और ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, जो धानु यात्रा फेस्टिवल है वो बारगढ़ उड़ीसा में मनाया जाता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें, अगला देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गान नगाई फेस्टिवल, या इसको गान नगाई भी बोलते हैं, ठीक है, दो मतलब दो नाम है इसके, ठीक है। सेलिब्रेटेड बाय द कबुई कम्युनिटी इन मणिपुर। तो पूछा जाएगा ये जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं किसके द्वारा मनाए जाते हैं, कहाँ पे आयोजित होते हैं, तो मणिपुर में, कहाँ पे होते हैं, मणिपुर में इसका आयोजन किया जाता है, और कबुई कम्युनिटी के द्वारा ये मनाए जाते हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे कबुई कम्युनिटी कहाँ की है, तो आप बताना पड़ेगा आपको मणिपुर की ये कम्युनिटी है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, गान नगाई फेस्टिवल के बारे में बात करें, तो इसको भारत सरकार द्वारा टूरिस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी भारत के पर्यटन महोत्सव की संज्ञा दी गई है, मतलब इसको टूरिस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, गान नगाई फेस्टिवल को, जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला देखिए लिखा हुआ है सरस मेला 2026। तो सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, वहां पे इसका आयोजन किया गया दोस्तों। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, वो अलग अलग जो शिल्पकारी हाथ से जो बने जो उन्होंने शिल्प कलाएं दी होती है, ठीक है, या जो हाथ से चीजें बना के लेके आए होती हैं, तो वो सब चीजों का यहाँ पे मेला लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, तो अगला देखिए लिखा हुआ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है, 2026 का ओपन किया गया है, ठीक है, मतलब नई दिल्ली में विश्व का किताब मेला, ठीक है, पुस्तक मेला का आयोजन किया गया दोस्तों, जो कि दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहा है, मतलब इसमें जो मेहमान बना है देश, वो कौन बना है, ठीक है। तो उसमें गेस्ट के तौर पर कतर को इन्वाइट किया गया था, किसको, कतर कंट्री को इन्वाइट किया गया था, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे फर्स्ट रिलेटेड कौन कौन सी चीजें प्रथम बार हुई हैं। तो सूरत इज ऑफिशियली ऑन ट्रैक टू बिकम इंडियाज फर्स्ट लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉल्यूशन एक्सीडिंग 7 मिलियन टू बी डिक्लेयर स्लम फ्री। तो सूरत क्या हो रहा है, सूरत जो कि गुजरात में है, पहला स्लम फ्री सिटी बनने वाला है, जिसकी जनसंख्या लगभग 70 लाख है, ठीक है, मतलब बड़ी जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहला झुग्गी झोपड़ी होती है उनसे मुक्त बनने वाला है सूरत, ठीक है दोस्तों। इसने काफी अच्छा प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि 2006 में, लगभग 2006 की बात करें तो 2006 में लगभग यहाँ पे 38% झुग्गी झोपड़ियां होती थी, जो कि अब घट करके 5% रह गई। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जीरो जो झुग्गी झोपड़ियां हैं देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना का काफी ज्यादा चलन रहा है, तो ये याद रखेंगे। छोटी सिटी की बात करें तो छोटी सिटी में जो चंडीगढ़ है दोस्तों, ठीक है, वो पहली सिटी है। चंडीगढ़ के बारे में बात करूं तो ये पहली सिटी बन गई थी स्लम फ्री होने के नाते, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन के आसपास थी, यानी 10 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी। तो बड़ी सिटी में आपसे पूछा जाए तो सूरत पहला
पहली सिटी बनने वाली दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन। तो जो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन चल रही है जो कि मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, वो कब तक चलने की उम्मीद है? तो वो चलेगी 15 अगस्त 2027 में चलने की उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। अभी तो 2026 चल रहा है, तो अभी आने वाले इसमें टाइम है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार ने पहली वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन चलाई है। स्लीपर ट्रेन का मतलब अभी तक जो इसकी ट्रेन चल रही थी वंदे भारत, वो चेयर कार थी, मतलब सीट, मतलब चेयर जैसी बनी थी। अब क्या है, स्लीपर ट्रेन बन के आ रही है। तो ये जो पहली ट्रेन का उद्घाटन किया वो कहाँ से होगा दोस्तों? तो हावड़ा, हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल, हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक चलेगी। हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल हो गया, गुवाहाटी यानी असम हो गया, तो हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक चलेगी। इसकी स्पीड जो होगी वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी, और इसमें कवच फिटेड होगा, मतलब कवच भी इसमें लग के आएगा, इनबिल्ट लगेगा, लगा रहेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं दुनिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत कहाँ पे होता है दोस्तों? तो किराबाती देश है दोस्तों, कहाँ है? किरीबाती देश है, वहां का एक द्वीप है कीर्तिमती द्वीप, ठीक है, वहां पे सबसे पहले नए साल का स्वागत किया जाता है। इसे क्रिसमस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो 31 दिसंबर में जब 3:30 बज रहे थे, अपने यहाँ 3:30 बज रहे थे, कितने, शाम के, ठीक है, शाम के जब 3:30 बज रहे थे, मतलब दोपहर कहा जाएगा, दोपहर के जब 3:30 बज रहे थे, तब यहाँ पे न्यू ईयर आ गया था, मतलब यहाँ पे नया साल आ गया था दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो लिखा हुआ है असम ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन, ठीक है। तो असम क्या हो गया कि जो अभी हमने देखा पे कमीशन, ठीक है, पे कमीशन की गणना हुई है, ठीक है, तो पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, ठीक है। तो ये तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए लागू हुआ है, ठीक है, जो सेंट्रल पे कमीशन है। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी हाइक, मतलब सैलरी को बढ़ाने के लिए ये इसका आयोजन, वेतनमान का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो अब क्या होगा कि अब स्टेट वाइज अलग अलग, मतलब जो अलग अलग स्टेट है वो भी अपने यहाँ राज्य कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इसका गठन करेंगे। तो ऐसा पहला इंडियन स्टेट कौन सा बन गया जिसने अपने यहाँ 7वां वेतन आयोग खत्म होने से पहले ही, यानी 31 दिसंबर को खत्म हुआ, 1 जनवरी को ही इसने गठन कर लिया, तो पहला राज्य बन गया है असम, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय सेना की पशु टुकड़ी के इतिहास में पहली बार लद्दाख के प्रसिद्ध 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट, ठीक है, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर अपना पदार्पण यानी डेब्यू करेंगे। तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब इंडियन आर्मी की जो पशु की टुकड़ी है, ठीक है, उसमें जो लद्दाख के 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट है, वो पहली बार क्या होगा कि परेड में, मतलब गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो बीएसएफ थी यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, उनके पास 1 कुबड़ वाले ऊंट थे, वही भाग लेते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 कुबड़ वाले जो ऊंट हैं, जो कि इंडियन आर्मी के पास है, वो इसमें हिस्सा लेंगे दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले दोस्तों। इनके बारे में बात करें, लगभग ये 250 किलो का वजन उठा सकते हैं, ठीक है। ये लद्दाख में रहते हैं, मतलब इनका जो ठंड, मतलब जो -40 डिग्री की ठंड में ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, जैसे गोला बारूद ऊपर पहुंचाना हो गया है ना, मतलब भाई वहाँ का ट्रेन काफी टफ है, तो वहाँ पहुंचाना हो गया, बाकी खाना हो गया, चिकित्सा की सामग्री होगी, वो ढोने में ये इनका काम, इनका यूज किया जाता है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है आईआईटी मद्रास ऑफिशियली लॉन्च द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ए लैंडमार्क initiative aimed at transforming the institute into the world's first multinational university। तो आईआईटी मद्रास ने क्या हुआ है, एक फाउंडेशन लॉन्च किया है, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत करी है, जिसके तहत क्या हो रहा है, ये आईआईटी मद्रास को देश से बाहर भी खोलने में जोर दिया रहा है। मतलब इसका जो इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है, वो कह रहा है कि हम देश से बाहर भी खोलेंगे। और आईआईटी मद्रास ही पहला ऐसा आईआईटी बन गया है जिसने क्या हुआ था, अपने देश से बाहर कहीं आईआईटी खोला था। तो इसने कहाँ खोला था, 2023 में ऐसा हुआ था। 2023 में इसने आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच बनाई थी, कहाँ पे, जंजीबार में दोस्तों। कहाँ, जंजीबार। जंजीबार कहाँ है दोस्तों? तो जंजीबार जो है अफ्रीका में एक देश पड़ता है तंजानिया। तो तंजानिया में जंजीबार, इसे लॉन्ग लॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है जंजीबार, लॉन्ग का आइलैंड भी बोलते हैं। तो वहां पे इसने अपनी पहली ब्रांच खोली थी दोस्तों। तो अब क्या कर रहा है, ये जंजीबार के अलावा भी अलग अलग जगह पे ये अपनी ब्रांच को खोलने के लिए IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की इसने स्थापना करी है, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी इन लखनऊ फॉर द विजुअल इम्पेयर। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली। ब्रेल क्या होती है दोस्तों, एक लिपि होती है,
वो लिपि होती है जो मान लीजिए देखने में सक्षम नहीं है, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, तो उनको मतलब वो क्या करते हैं, ब्रेल लिपि की सहायता से ही किताबों वगैरह को पढ़ सकते हैं। तो ऐसी पहली लाइब्रेरी बनाई है। कहाँ पे बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाई गई है। जो कि ब्रेल, अब देखिए क्या विजुअली, मतलब जो देख पाने में संभव, मतलब जो देख नहीं सकते उनके लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जो कि लखनऊ में खोली गई है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं बाल विवाह मुक्त अभियान। ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, देखिए एक अभियान चल रहा है बाल विवाह। मतलब बाल विवाह क्या होता है दोस्तों? जो मान लीजिए लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से पहले अगर इनका विवाह कर दिया जाता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि अपराध भी है। तो एक अभियान चल रहा है जिसके तहत क्या हो रहा है कि जिसका लक्ष्य ये है कि 2026 तक बाल विवाह की दर को भारत से 10% तक लाने का, और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। मतलब 2030 तक बाल विवाह भारत में खत्म करने के लिए ये योजना लाई गई दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो भारत सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमनस, ठीक है, बिटुमेन, बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो भारत ने क्या है, जो सड़क निर्माण मतलब जो रोड बनाते हैं उसमें बायो बिटुमेन नाम का एक व्यावसायिक चीज को डाल रहा है, जिससे कि ये इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये बनता कैसे है दोस्तों? तो ये बायो बिटुमेन का उत्पादन मुख्य रूप से जो पराली है, पराली क्या होता है, जो कृषि अपशिष्ट बचता है, जैसे मान लीजिए गेहूं जब हम काट लेते हैं तो गेहूं के बाद जो नीचे बच जाता है ना, तो उसको फिर आग लगा दी जाती है। कहते हैं ना अभी पंजाब में काफी ज्यादा समस्या आती है कि पराली जला दी गई है ना, तो उससे ये बनता है दोस्तों, ठीक है। उस बायो मतलब उसी पराली से ये बायोमास का निर्माण किया जाता है। इससे देखिए दो फायदे हैं, एक तो ये सड़क निर्माण में काम आ जाएगा, दूसरी बात जो उत्तर भारत में जो पराली जलाने की समस्या थी जिससे पोल्यूशन बढ़ता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? केई पेन्योर। क्या नाम है? केई पन्योर नाम से बना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये जो शब्दावली दी थी, ये जो टर्म बताया था, तो ये फेमस जो कृषि विज्ञानी एम एस स्वामीनाथन इन्होंने दिया था बेसिकली, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन बेसिकली कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। तो इनके द्वारा ये दिया गया था। तो इसका मतलब बेसिकली बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये मतलब इसका कि जो प्रकृति के संरक्षण में काम करे, यानी जो जैव विविधता जो है उसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करे, वहाँ उनका पोषण अच्छा करे और आजीविका में सुधार करे। मतलब कुल मिला के नेचर को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो वो ऐसा करने वाला पहला जो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहला जो जिला बना है, वो केई पन्नौर जिला बन गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? सूर्यकांत जी। उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट कलपेट्टा वायनाड केरला। तो सूर्यकांत जी ने क्या हुआ है, भारत का पहला पेपरलेस, मतलब वहां पे पेपर का उपयोग ही नहीं है, पूरा पेपर सिस्टम खत्म कर दिया, पहला ऐसी जिला अदालत बनाई है, मतलब जिला अदालत का इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? कलपट्टा। तो केरला में जगह पड़ती है, केरला में डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, ठीक है। वायनाड से आपको सांसद अभी क्या नाम है, राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी जब छोड़ दी उन्होंने, तो वायनाड में एक जगह पड़ती है कलपट्टा। तो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी जो जिला अदालत है, वहां से पूरा कागजों का सिस्टम खत्म कर दिया है। वो पूरी तरीके से पेपरलेस सिस्टम पे आ गया, मतलब हर चीज उन्होंने वहां पे क्या डिजिटल कर लिया, हर चीज कंप्यूटर में फीड होने लगी है। तो ये पहला देश का पहले ऐसा बन गया जो टोटल 100% डिजिटल तौर पे काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इसका नाम। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की। बुक्स और ऑथर्स में बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान रिलीज द बुक कुतुबत ए मोदी लाल किला की फसीर से। तो जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, उसका नाम क्या है? खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। पहले बार पूछेगा ये बुक किसने इनॉग्रेट की है, मतलब किसके द्वारा रिलीज करी है? तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये बुक रिलीज करी है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली ये उर्दू में है दोस्तों, उर्दू में है, और इसमें संकलन है तो 2015 से लेकर 2014 से लेकर के 2025 तक के बीच जो स्वतंत्रता दिवस होता है, जब इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, ठीक है, वहां पे जो पीएम मोदी द्वारा जितने भी भाषण दिए गए हैं उन सब का संकलन ही इस बुक में है दोस्तों, ठीक है। इन भाषणों का संकलन ही इस बुक में है, जो कि उर्दू में है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, ये पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है, जो कि 2014 से लेकर के 2025 में जो भी भाषण दिए गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली बुक का नाम लिखा है सिंग डांस एंड लीड। सिंग डांस एंड लीड, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपद, ठीक है। तो ये बुक का नाम है, ठीक है, सिंग डांस एंड लीड, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इस बुक के ऑथर कौन है दोस्तों?
इसके लेखक कौन है? श्री हिंदोल सेन गुप्ता जी। क्या नाम है? हिंदोल सेन गुप्ता जी इसके ऑथर है। और इसका जो रिलीज की है तो ये भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज करी है दोस्तों। इसका भी नाम पूछ लेते, देखिए ये भी नाम पूछ लेता है, ये बुक का जो रिलीज करी है वो किसने करी? तो ये जो बुक करी है ये सीपी राधाकृष्णन ने की है, और ये जो बुक करी है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने करी दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे साइंस और टेक की बात करेंगे। तो साइंस और टेक में देखेंगे बीएसएनएल लॉन्च वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है, वॉइस ओवर वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस ऑल टेलीकॉम सर्कल्स इन इंडिया। तो भारत में बीएसएनएल ने लॉन्च करी है ये सुविधा, ठीक है, वीओ वाईफाई करके। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये किसकी है? लोग ऑप्शन में आएगा बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, तो हमें बीएसएनएल की याद रखनी है। आगे बात करते हैं परम रुद्रा, ठीक है, परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च एट आईआईटी पटना। तो दोस्तों आईआईटी पटना ने क्या हुआ है कि अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया परम रुद्रा नाम से, ठीक है। और परम रुद्रा बिहार का, भाई आईआईटी पटना कहाँ है? बिहार का ही, बिहार में तो है, तो बिहार का ये पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे। अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो है 838 टेराफ्लॉप्स, 838 टेराफ्लॉप्स। तो ये टेराफ्लॉप्स है ना, ये किसकी इकाई है? ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड की इकाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। जो परम रुद्र कंप्यूटर है वो आईआईटी पटना ने लॉन्च किया है, जो कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बन गया है। वैसे हम आगे अभी बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि अभी कल परसों में लॉन्च हुआ है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, जो कि आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। तो वो भी हम आगे चर्चा उसकी करेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा है गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप द इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी IAI-RO, ठीक है। अगर एआई के बारे में बात करें तो एआई का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने कहाँ बनाया दोस्तों? तो गिफ्ट सिटी में बनाया है। गिफ्ट सिटी का क्या मतलब हो गया? गुजरात, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। तो ये दोस्तों एक नई, मतलब एक सिटी बनाई गई है जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में बनाई गई है। जो साबरमती नदी है उसी के किनारे बनाई गई है दोस्तों। तो वहां पे ही ये क्या नाम है, एक इंडिया, मतलब इंडिया की पहली एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। तो एआई का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। आगे बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, जो वित्त मंत्री भारत की, लॉन्च विज्ञानी पथा या विद एआई पथा, ठीक है, एआई लैब्स। तो एआई लैब्स का अभी उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि इस नाम से है, विज्ञानी पथा नाम से और विज एआई पथा नाम से, जो कि कहाँ पे किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल में किया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए स्वदेश, ठीक है, स्वदेश, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। जो स्वदेश क्या है दोस्त? बेसिकली पोर्टेबल सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम विकसित किया है। तो दोस्तों ऐसा एक सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है कि ये जो पोर्टेबल एक मशीन टाइप की है, ठीक है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं खारा पानी है तो इस मशीन के उपयोग से उस खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जा सकता है दोस्तों। तो ये बेसिकली दो तरीके से, एक हाथ से चलाने वाली मशीन है, एक इंजन चालित है, मतलब इंजन से चलती है। तो हाथ से जो चलाने वाली मशीन है उसमें लगभग 10 से 12 सैनिकों के लिए पानी बनाया जा सकता है, मतलब उसको शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन जो इंजन चालित है उससे लगभग 20 से 25 सैनिकों का पानी को शुद्ध किया जा सकता है। मतलब बहुत ही खारा पानी, समुद्र का पानी है, उसमें उसको इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा? शुद्ध पेयजल में निकाल के बाहर दे देगा, जिससे कि सैनिक पानी पी सकते हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, स्वदेश उसका नाम है, जो कि डीआरडीओ की बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिए। जैसे ऐसे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, एस से सी हो गया, डब्ल्यू से वाटर हो गया, डी से डिसैलिनाइजेशन हो गया, एस से सिस्टम हो गया, ठीक है। उसी नाम से स्वदेश बनाया गया है। आगे बात करते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट की। तो पहली स्कीम हो जाएगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक लॉन्च की गई है पंखुड़ी नाम से, पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंखुड़ी पोर्टल किस किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है दिल्ली एंड उड़ीसा, दिल्ली एंड उड़ीसा ज्वाइंट आयुष्मान भारत PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही ये पार्ट है, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा हेल्थ कार्ड वगैरह बने हैं। तो इसको क्या हुआ 2025 में ज्वाइन करने वाले दो
ऐसे राज्य बन गए, एक तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, एक राज्य हो गया उड़ीसा। तो इन्होंने इस योजना को हाल ही में ज्वाइन कर लिया। मतलब अभी तक इस योजना का ये लाभ ये लोग नहीं उठा पा रहे थे, ये लोग ने इनको इसको ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन 2025 में इन दोनों ही राज्यों ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे एबिचुरीज की। एबिचुरीज के मतलब होता है निधन, ठीक है, किन किन का निधन हुआ। तो निधन के बारे में बात करेंगे तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट रिनाउंड प्रसिद्ध इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गॉडगिल, ठीक है, माधव गॉडगिल जी का के बारे में बात करेंगे। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड एज अ यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अवार्ड पास्ड अवे ऑन जनवरी 8 2026 एट द एज ऑफ 83, ठीक है। तो माधव गॉडगिल जी के बारे में बात करें, जिनको हाल ही में यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई 8 जनवरी को, ठीक है। तो ये क्या है, फेमस भारत के जो इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये इकोलॉजिस्ट थे, तो ये याद रखेंगे। और अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट पे देखिए कमीशन बना था, गॉडगिल कमीशन, ठीक है, गॉडगिल कमीशन बना था। तो इन्होंने ही क्या किया था, उसमें रिकमेंड किया था जो वेस्टर्न घाट्स है अपने, ठीक है, जो भारतीय पश्चिमी घाट है, उसका लगभग जो 64% का एरिया है दोस्तों, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बताया था इन्होंने। मतलब 64 जो एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो लगभग 64% का जो एरिया था वेस्टर्न घाट्स का, वो उन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पे घोषित किया था दोस्तों। और इन्हीं की रिसर्च बाद में हुई, जिसके तहत क्या हुआ कि नीलगिरी को पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे मान्यता मिली दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। बाकी ये अवार्ड का याद रखिएगा कि हाल ही में मतलब इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि हाईएस्ट एनवायरनमेंट का अवार्ड माना जाता है यूएन का, ठीक है। यूएन की एक संस्था है यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी का अवार्ड है। वो अवार्ड इनको दिया गया था। अगर भारत में बात करें तो भारत में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यही याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।